गाइज आज हम एक ऐसी मूवी का रिकैप करने वाले हैं जो कि अपने आप में ही एक लाइफ है। फिल्म का नाम है स्प्रिंग समर फॉल विंटर एंड स्प्रिंग, जो कि सीजन के साथ साथ हम इंसानों की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और एक खास बात ये है कि ये पूरी फिल्म में किसी भी कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है, सब कैरेक्टर गुमनाम है। तो हम समझने के लिए बूढ़े मॉन्ग को ओल्ड मॉन्ग कहेंगे और छोटे मॉन्ग को यंग मॉन्ग कहेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको भी अपनी लाइफ के बारे में एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो वॉच आउट स्पॉयलर्स अहेड एंड हैव फन। फिल्म की शुरुआत स्प्रिंग सीजन में होती है, जहां हम साउथ कोरिया के योंगसुंग जंगल में एक झील को देखते हैं, जहां झील के ठीक बीच में एक हट बना होता है। उस हट में ओल्ड मॉन्क और उनका शिष्य यंग मॉन्क रहते हैं। उस हट में एक गेट जो लकड़ी का बना होता है, और उसमें हैरानी की बात ये थी कि उस दरवाजे के पास कोई भी गेट नहीं होता है। अब हम गुरु और शिष्य का डेली रूटीन देखते हैं। पहले गुरु उठते हैं, फिर बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम करते हैं, फिर शिष्य को उठाते हैं। और यहाँ कमरे के अंदर भी एक गेट को देखते हैं जो कि बिना किसी दीवार पर टिका हुआ था। खैर दोनों अब तैयार होते हैं और एक नाव पर चढ़ के झील के किनारे जाने लगते हैं। ये नाव ही एकमात्र साधन था दोनों मॉन्क को बाकी की दुनिया से जोड़ने का। फिर दोनों मॉन्क उस गेट से निकलते हैं और गुरु अब भिक्षा मांगने चले जाते हैं और शिष्य पहाड़ी पर चढ़कर जड़ी बूटी लाने चला जाता है। छोटे मॉन्क को रास्ते में एक सांप दिखता है, लेकिन छोटा मॉन्क उस सांप से बिना डरे हाथ से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और वहीं बने गौतम बुद्ध की स्टैचू से झील को देखने लगता है। आप ये सीन याद रखिए, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। दोनों वापस आते हैं और छोटे मॉन्क के लाए हुए जड़ी बूटी को गुरु देखने लगते हैं और कुछ जड़ी बूटी को निकालकर साइड कर देते हैं और कहते हैं कि ये जहरीला है, जबकि सारी जड़ी बूटी एक तरीके की दिखती है। अब हम नेक्स्ट सीन में छोटे मॉन्क को उसी नाव से पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखते हैं और वो अब एक तालाब में जाकर एक मछली को पकड़कर उसको बांध देता है। मछली को दर्द में देखकर वो खुश होता है। यही सेम काम वो एक मेंढक और सांप के साथ भी करता है। ये सब करते हुए उसे ओल्ड मॉन्क देख लेते हैं, लेकिन ओल्ड मॉन्क उस टाइम यंग मॉन्क को कुछ नहीं बोलते हैं। जब छोटा मॉन्क सो रहा होता है तो गुरु एक पत्थर यंग मॉन्क के पीठ पर बांध देते हैं। जब सुबह छोटा मॉन्क उठता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है और वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि मुझे चलने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये सुनकर गुरुजी कहते हैं कि वो उस बेजुबान जानवर को भी हुआ होगा जिसको तुमने बांध दिया था। गुरु कहते हैं कि जाओ वो सब एनिमल्स को आजाद करके आओ जिसको तुमने बांध दिया था, और उसको ये सब पीठ पर पत्थर रख के ही करना है। छोटा मॉन्क फिर से उस झील में जाकर मछली को देखता है, पर मछली मर गई होती है, लेकिन फ्रॉग जिंदा था तो उसे वो आजाद कर देता है। और सांप भी मछली की तरह सेम मर गया होता है। ये देखकर छोटा मॉन्क बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। और ये स्प्रिंग सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है और अब समर यानी गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है। और वो छोटा मॉन्क अब बड़ा हो चुका है। अब वो फिर से पहाड़ी पर चढ़कर गौतम बुद्ध के स्टैचू से झील के नजारों को देखता है। वहीं पर पहली बार यंग मॉन्क दो सांपों को संभोग, हम कह सकते हैं सेक्स करते हुए देखता है, तो पहली बार उसके मन में भी संभोग के प्रति जिज्ञासा होती है। वहीं उसे दूर से एक लड़की और उसकी माँ आते हुए दिखती है। दरअसल वो लड़की एक बीमारी से सफर कर रही होती है, इसीलिए वो गुरुजी से इलाज करवाने आती है। वो मॉन्क जाता है और दोनों माँ और बेटी को गुरु के पास ले जाता है। अब छोटे मॉन्क को उस लड़की के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। फिर उसकी माँ गुरुजी से ये पूछती कि मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, तो गुरुजी सरलता के साथ जवाब देते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। और वो औरत अपनी बेटी को गुरुजी के पास कुछ दिन के लिए छोड़ जाती है। एक दिन वो लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो छोटा मॉन्क उसे देखने लगता है। फिर उससे ये गलत लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वही नेक्स्ट सीन में वो लड़की गौतम बुद्ध के मूर्ति के पास प्रे करने लगती है और कुछ देर बाद वहीं पर सो जाती है। वहाँ पर छोटा मॉन्क आकर उसे चादर उड़ा देता है। फिर मॉन्क को उस लड़की के प्रति फीलिंग्स आने लगती है जिससे वो लड़की को टच करता है और लड़की तुरंत ही जाग जाती है और एक खिंचा कर चांटा मारती है, जिससे उसे बहुत ही इंसल्टिंग फील होता है और गौतम बुद्ध के स्टैचू के सामने वो प्रे करने लगता है। तब तक वहाँ गुरुजी भी आ जाते हैं और लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यंग मॉन्क जड़ी बूटी लाने पहाड़ी पर जा रहा होता है, तो वो उस लड़की से ये पूछता है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी, एंड लड़की मान जाती है। अब दोनों लेक में मछली पकड़ रहे होते हैं और वहाँ पर
पर मोंग फिर से लड़की को छूने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन लड़की उसे रिपेल कर देती है। रात में लड़की मोंग को देख रही होती है और साइड चेंज कर लेती है। नेक्स्ट डे गुरुजी उस लड़की को जड़ी बूटी बनाकर देते हैं। छोटा मोंग फिर से उस लड़की को जंगल में घुमाने ले जाता है और यहाँ दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं और यंग मोंग पहली बार उस लड़की के साथ समझ जाओ फिर दोनों आश्रम वापस आ जाते हैं और रात में दोनों फिर से फिजिकल हो जाते हैं। व्हाट अ ग्रेट एनर्जी और अगले दिन छोटा मोंग लड़की को पहाड़ी पर घुमाता है और दोनों एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और गुरुजी दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर छोटा मोंग उस लड़की से ये पूछता है कि क्या आप अब ठीक हो चुकी हो? तो लड़की जवाब देती है हाँ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। फिर रात होती है तो दोनों फिर से उसी नाव पर जाकर फिजिकल होते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गुरुजी दोनों को एक साथ न्यूड बोट पर देखते हैं तो वो एक बोट में होल कर देते हैं और नाव डूबने लगती है, जिससे दोनों जाग जाते हैं। छोटा मोंग गुरुजी से माफी मांगता है और गुरुजी उसे माफ भी कर देते हैं। अब गुरुजी लड़की के ठीक हो जाने की वजह से उसे घर भेजने वाले थे, लेकिन छोटा मोंग बोलता है कि मैं यार इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ, प्लीज। और वो उसे अकेले नाव से छोड़ने जाते हैं तो छोटा मोंग पीछे से रोकर बोलता है कि मैं इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ, प्लीज इसे मत ले जाओ। लेकिन गुरुजी उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और लड़की को अपने घर फाइनली भेज देते हैं। फिर रात में मोंग को उस लड़की के बारे में बहुत सारे ख्याल आते हैं और वो फाइनली बैग में गौतम बुद्ध की स्टैचू रखता है और वहाँ से चला जाता है। और ये समर का सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है एंड नेक्स्ट फॉल का सीजन स्टार्ट होता है, जिसमें हम गुरुजी को देखते हैं जो अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। वो एक न्यूज़पेपर पर कुछ खा रहे होते हैं, तभी उस पेपर पर वो देखते हैं कि एक लड़के ने अपनी पत्नी का मर्डर कर डाला है। और गाइस ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही छोटा मोंग होता है और उसकी पत्नी वही लड़की होती है जो कि आपने पहले देखी थी। यंग मोंग अब 30 साल का हो चुका था। अब वो फिर से गुरुजी के पास आता है और कहता है कि उस लड़की ने मेरे संग चीटिंग करी है और उसका अफेयर किसी और लड़के के संग चल रहा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि जो कीमती चीज तुम्हारे पास हो सकती है उसकी चाह और भी लोगों को हो सकती है। अब यहाँ से यंग मोंग बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि वो बाहर की दुनिया से मिल चुका था, इसीलिए अब बात बात पर वो गुस्सा हो जाता है और वो एक दिन सुसाइड करने की भी कोशिश करता है अपने मुंह पर टेप बांधकर। लेकिन गुरुजी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और गुरुजी उसे बहुत मारते हैं और पनिश करते हैं और उसे रस्सी से लटकाकर बांध देते हैं। फिर गुरुजी बाहर अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं और वो अंदर जाकर छोटे मोंग के बाल नाइफ से काट देते हैं। और जब वो बाहर आता है तो गुरुजी उसे कहते हैं कि तुम इस नाइफ से ये जो सारा लिखा हुआ है इसे कार्व करोगे, जिससे तुम्हारे अंदर का क्रोध भी शांत हो जाएगा। देन छोटा मोंग उन वर्ड्स को कार्व कर ही रहा होता है तो वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन गुरुजी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने इसे कुछ काम दिया है और ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसे आराम से ले जा सकते हैं, लेकिन इस काम में पूरी रात लगने वाली थी। पुलिस ऑफिसर रात भर यंग मोंग के काम कंप्लीट हो जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगली सुबह तक यंग मोंग काम करते करते सो जाता है। तो गुरुजी उन पुलिस ऑफिसर्स को भी ये बताते हैं कि आप लोग भी ये काम कीजिए, इससे मन को शांति मिलती है। तो वो दोनों भी काम करने लगते हैं एंड शायद उन दोनों को भी इसकी जरूरत थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब छोटे मोंग की नींद टूटती है तो उसका सारा क्रोध खत्म हो चुका था। अब वो पुलिस के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है एंड लास्ट बार झील को देखता है। और यहाँ पर हम गुरुजी के पावर की एक छोटी सी झलक देखते हैं कि जब तक यंग मोंग गुरुजी को पीछे मुड़कर नहीं देखता है तब तक नाव आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि गुरुजी भी जानते थे कि इसके बाद वो अपने शिष्य से कभी नहीं मिल पाएंगे। फिर पुलिस उस यंग मोंग को फाइनली ले जाते हैं। कुछ सालों बाद ओल्ड मोंग बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनका विजन भी कमजोर होने लगा था एंड ओल्ड मोंग ये समझ जाते हैं कि उनका अब शरीर को त्यागने का समय आ गया है और अब वो बुद्ध धर्म के रीति रिवाज से पहले तो वो अपने मुंह पर टेप बांधते हैं, देन उसके बाद वो अपनी नाव पर आग लगा लेते हैं। देन थोड़े समय के बाद वो नाव उनके साथ ही डूब जाती है। और बुद्ध फिलॉसफी में कहा गया है कि हम अपने शरीर को त्याग देते हैं लेकिन हमारी आत्मा हमेशा अमर होती है। अब मौसम चेंज हो जाता है और विंटर का सीजन आ जाता है और वो यंग मोंग फाइनली जेल से बाहर भी आ चुका होता है। अब वो 40 साल का हो चुका होता है और फिर से वो उसी आश्रम में जाता है और देखता है कि पूरी की पूरी झील बर्फ से ढक गई थी। देन वो आश्रम में जाता है और गुरुजी की अनुपस्थिति को देखकर वो समझ जाता है कि गुरुजी की शायद डेथ हो चुकी है। देन वो उनके कपड़े एंड जूते देखकर समझ जाता है कि गुरुजी की डेथ हो चुकी है।
इसको देखते हुए उसे बहुत दुख होता है और गुरुजी जहाँ कैंडल जलाते थे वो वहीं पर कैंडल जलाने लगता है और अब गुरुजी का सारा काम वो छोटा मॉन्क ही करता है। एक दिन उसे गुरुजी की एक बुक मिलती है जिससे गुरुजी आसन सीखते थे और यंग मॉन्क गुरुजी की तरह ही आसन सीखना चाहता है। पूरी लेक बर्फ से ढकी हुई होती है तो पानी पीने के लिए उसके पास कोई स्रोत नहीं था, तो उसने एक जगह होल किया और पानी पीने के लिए उसी पानी को स्रोत बनाया। फिर एक दिन एक औरत अपने फेस को छुपाकर अपने बच्चे को वहाँ लेक पर छोड़ने आती है। शायद उस औरत की कोई मजबूरी रही होगी और रात भर वो औरत वहीं रहती है। देन सुबह होती है और वो अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के चली जाती है और जहाँ वो छोटे मॉन्क ने पानी पीने के लिए होल किया था उस औरत का पाँव गलती से वहाँ पर पड़ जाता है और वो उसमें गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और सब बर्फ पिघल रही है और वो बच्चा जो औरत छोड़ गई थी वो बाहर खेल रहा है और अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वो छोटा मॉन्क जो अब गुरुजी बन चुका है उस बच्चे को वहाँ से बचाता है और देखता है कि वो औरत उस होल में मर चुकी है और वो मॉन्क वहाँ बुद्ध का एक स्टैच्यू बना देता है। अब वो मॉन्क अपनी पीठ पर एक पत्थर बांध लेता है और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। रास्ते में उसे बहुत तकलीफ होती है और उसके पैरों से खून भी निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो चढ़ता ही जाता है। सबसे ऊंचाई पर जाकर वो पत्थर को उतार देता है और बुद्ध का स्टैच्यू लगा देता है और वहाँ पर आसन करने लगता है। वहाँ से उसके देखने का नजरिया ही कुछ अलग होता है। जब वो छोटा था तो उस पूरे लेक को देखने का उसका नजरिया कुछ और था और अब उसके देखने का नजरिया कुछ और है। एंड गाइस, हम इंसानों की लाइफ भी कुछ ऐसे ही होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसी तरह हमारी इमेजिनेशन भी बढ़ती है और समय को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। खैर, यहाँ से फिर से सीजन चेंज होता है और विंटर बीत चुका है और स्प्रिंग आ जाता है। छोटा लड़का बड़ा हो चुका है और वो बच्चा बिल्कुल यंग मॉन्क के बचपन की तरह ही दिखता है। जो शिक्षा यंग मॉन्क को गुरुजी ने दिया था वही शिक्षा वो उस बच्चे को दे रहा है। फिर वही हम अगले सीन में देखते हैं कि जो गलती छोटे मॉन्क ने अपने बचपन में की थी वही गलती फिर से वो बच्चा करता है, जैसे कि मछली को बांधना। ये सीन हम इंसानों की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। और फिर छोटा मॉन्क गौतम बुद्ध के स्टैचू के पास जाकर व्यू को एंजॉय करता है। एंड गाइस, यहाँ पर ये मूवी एंड भी हो जाती है। समसारा बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है जो साइकिल ऑफ बर्थ, लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म में इसके कई एग्जाम्पल हैं। स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर एंड फाइनली स्प्रिंग अगेन रिप्रेजेंट की बुद्धिस्ट किसी व्यक्ति के जीवन चक्र को कैसे देखते हैं। इसके अलावा हर मौसम को एक अलग जानवर द्वारा दर्शाया गया है। स्प्रिंग में एक डॉग, समर्स में एक मुर्गा, फॉल में बिल्ली और अंत में विंटर में एक सांप। दरअसल सांप ओल्ड मॉन्क होते हैं जिनका काम अब दुनिया में से खत्म हो गया था, तो उन्होंने खुद को सांसारिक मोह से मुक्त करने के लिए आत्महत्या कर ली और एक अलग रूप में पुनर्जन्म लिया। बौद्धों का ये मानना है कि संसार आपके कर्म से प्रेरित होता है, जो एक बुनियादी बौद्ध सिद्धांत है जो क्रिया, कार्य और कर्म के लिए खड़ा है। लाइफ में आपका कर्म निर्धारित करेगा कि आपका पुनर्जन्म कहाँ और कैसे होगा। जैसे कि जब लड़का छोटा था तो वो एक फ्रॉग, एक स्नेक और एक मछली को टॉर्चर देता है और जब वे बड़ा हो जाता है तो वे खुद अपने लव वंस को हानि और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से सफर करता है। एंड इन रियलिटी किसी भी व्यक्ति के कार्य, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, वे उसकी लाइफ की क्वालिटी को साक्षात दर्शाते हैं। एंड जब कोई निर्वाणा में पहुंचता है तो संसारा की साइकिल टूट जाती है। दरअसल निर्वाणा का अर्थ है कि एलिमिनेशन ऑफ आत्मग्रह, मीनिंग जो हम कहते हैं ना, मैं हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है, इन सब से मुक्त हो जाना। ये मन की उस शांत अवस्था को दर्शाता है जब मन से अटैचमेंट और डिजायर सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।